Hello aspirants, in this video we will discuss evolution of cost accounting, that is how cost accounting has developed from time to time. Okay, so first अगर एक मेजर रीज़न हम देख के चलें इसमें तो ये होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग पीरियड में लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं। ठीक है, मतलब सारी ट्रांजैक्शन जो हमारी हो चुकी है उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। ठीक है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब सारा जो हमारा एक्टिविटी है अकाउंटिंग पीरियड पूरा हमारा ख़त्म हो गया तो हमारे पास वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं। अगर ठीक है प्रॉफिट होता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन लॉस हो रहा है तब हमको कंट्रोल बीच में करना चाहिए था। ठीक है, ना कि हमको पूरे पीरियड एंड होने का वेट करना चाहिए था। ठीक है, तो वो फैसिलिटी हमको दी थी कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं है कि इस सर्टेन पीरियड के बाद ही आपको डेटा अवेलेबल होगा। आपको टाइम टू टाइम जिस भी फॉर्मेट में डेटा रिक्वायर्ड होता है मैनेजमेंट को मिलता रहता है। ठीक है, सो दैट दे कैन मेक चेंजेस। ठीक है, तो ये होता है। अब इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे हुई, जैसे कि पास्ट टाइम्स में अगर हम देखें बहुत पुराने टाइम में तो वहाँ पे जो भी लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी वो खुद ही अपना घर में बनाते थे। जैसे कि वेजिटेबल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो घर में ही ग्रो कर रहे हैं और ऐसा बाहर मतलब बेचने वेचने का ऐसा कोई कंसेप्ट उतना होता नहीं था उस टाइम पे। वो अपने यूज़ के लिए घर में प्रोड्यूस करते थे, घर में कंजम्पशन उनका हो जाता था। ठीक है, लेकिन ऐसे धीरे धीरे करके आज मतलब अभी थोड़े टाइम पहले का अगर बिज़नेस देखें तो उसमें उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं होते थे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ऑप्शंस भी काफ़ी कम होते थे कस्टमर के पास में, और काफ़ी ज़्यादा ये सब सारे कस्टमर को जो शॉप्स या फिर सप्लायर होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना था। ठीक है, मोनोपोली उनकी होती थी, कस्टमर की नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है अब इतने सारे नंबर ऑफ ऑप्शंस हो गए हैं कस्टमर के पास, तो अब कस्टमर के अकॉर्डिंग होती हैं चीज़ें। ठीक है, एंड यहाँ पे सारी जो भी कंपनीज हैं वो अपनी बेस्ट टू बेस्ट पॉलिसीज़ अप्लाई करती हैं सो दैट कस्टमर उनसे अटैच रहें। ठीक है, राइवल कंपटीटर्स को छोड़ के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो अभी साथ साथ इतने सारे बिजनेस हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ हमको अपनी बिजनेस पॉलिसीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना होता है टू मेक प्रॉफिट एंड टू ग्रो प्रॉपरली। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्ट डालती है, जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर्स एक हो सकते हैं, गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है उसका हमको ध्यान रखना होता है। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें। अब बिज़नेस इतना ईजी चीज़ नहीं है कि आप जस्ट आप सामान लाएं और उसके सेल करें और आपकी अच्छी प्रॉफिट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको काफ़ी सारे जो आउटसाइड फैक्टर्स हैं वो सारे आपको कंसिडर करने पड़ेंगे, जिसके बेसिस में आप प्रॉपर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी आई है बिजनेस में वो मेन रीज़न है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, उसकी वजह से जैसे कि प्रोडक्ट लाइन में भी काफ़ी सारे वैरायटी आ गई हैं। ठीक है, तो वो सारा रीज़न है कॉस्ट अकाउंटिंग आने का। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप हुआ। ठीक है, ठीक, तो 1494 में आया था डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जो हमने 11th-12th में देखा हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम पे कॉस्ट अकाउंटिंग एज ए स्मॉल ब्रांच था। ठीक है, अकाउंटिंग का। देन आफ्टर आया 1760 में 1760 टू 1840 जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम था, उस टाइम पे इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी बढ़ी। अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये सिलेबस का उतना पार्ट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है इसमें। तो यहाँ पे लोगों ने जो भी चीज़ें वो बनाते थे अपने पास में उसे थोड़ा लार्ज अमाउंट में बनाना शुरू किया, उसको बेच के। मतलब पहले तो फार्मिंग बेस्ड ही था सारा कुछ। ठीक है, तो वहाँ से लोग सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए चीज़ें बनाया करते थे, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे थोड़ा अब यहाँ पे मास प्रोडक्शन होने लगा, थोड़े मतलब ज़्यादा अमाउंट में लोग बनाने लगे, अपनी चीज़ें बेचने लगे। ठीक है, तो ये वाला सा पीरियड था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। तो उस टाइम पे थोड़ी कॉस्ट अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस बढ़ी, क्योंकि अब प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गया था, तो हमको ज़रूरत थी कि हम मिड में ये कंट्रोल करते रहें कि हमारी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म हो रही है। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे एंड एक और चीज़ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे चीज़ कि पहले हैंड प्रोडक्शन होता था, तो वहाँ से मशीनरीज में शिफ्ट किया गया था।
ठीक है। हैंड प्रोडक्शन में हम बहुत कम चीज़ें बना पाते हैं एट ए टाइम, लेकिन मशीन का यूज़ करके हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो वो भी एक था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे मेन टॉपिक, कि हैंड प्रोडक्शन से मेथड चेंज हो रहा था टूवर्ड्स मशीनरीज। ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे मेजरली जो टेक्सटाइल मिल्स थे एंड रेल रोड्स में इन कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ हो रहा था। ठीक है। फिर आया 1880 का टाइम। उस टाइम पे एंटरप्राइजेस स्टार्टेड डूइंग मास प्रोडक्शन। ठीक है। और उस टाइम पे उनको ज़रूरत पड़ती थी इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम्स की। ठीक है। लाइक रेल रोड्स एंड अदर टेक्सटाइल मिल्स। ठीक है। तो अदर एंटरप्राइजेस ने भी जब मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो लाइक रेल रोड्स, जिन्होंने 1760 1840 के टाइम पे ही ये कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करना शुरू किया था, अब वो अदर एंटरप्राइजेस में भी यूज़ होने लग गई। ठीक है। जब मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ उनमें। ठीक है। फिर आया 1880 टू 1925 का टाइम। तो इसमें होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये आई थिंक 12th या 11th के मैनेजमेंट में आपने पढ़ा भी होगा, जो टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो उससे इसमें हमारा मेन फोकस होता है कि कितना हम टाइम को बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ह्यूमन फैक्टर से डील कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत टाइम आप एज ए मशीन उनको ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा टाइम आप बचा सकते हैं। ठीक है। कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करके। ठीक है। जैसे कि एक इसमें था कि सामान अगर हम प्रॉपर जगह पे रख दें तो ढूंढने में कि वो पर्टिकुलर सामान कहाँ पे रखो, वो सब ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये सारी टाइप की जो मेथड्स थी वो सारी इस टाइम पे आई थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट के टाइम पे। ठीक है। तो इनका मेन फोकस था टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड स्पेशल कंसर्न फॉर लेबर प्रोडक्टिविटी, कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं एंड लेबर प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना इनका मेन फोकस था। ठीक है। तो उस टाइम अगेन अगर किसी चीज़ को आपको कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, तो सबसे फर्स्ट चीज़ ये है कि आप उसको पहले रिकॉर्ड करो। ठीक है। तो उस टाइम भी कॉस्ट अकाउंटेंसी की थोड़ी इम्पोर्टेंस बढ़ी। देन आफ्टर यहाँ पे है आपका वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ कि काफ़ी सारे जो वॉर के लिए यूज़ होने वाले डिफेंस प्रोडक्ट हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती थी। तो क्योंकि 1914 से लेकर के 1918 तक के एंड फिर 1939 से 45 तक के काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों की डिमांड बढ़ रही थी। ठीक है। इतना कंटिन्यूस पीरियड में इतने सारे मतलब रिक्वायरमेंट थी, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा इन डिफेंस प्रोडक्ट में एक्सपेंड करना पड़ रहा था। ठीक है। लेकिन इसके लिए डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए कोई कम्पिटिटिव मार्केट नहीं था उस टाइम। कम्पिटिटिव मार्केट मतलब लेट से ये हाइलाइटर है मेरे पास अभी। ठीक है। तो मुझे इसकी प्राइस एग्जैक्टली पता है। ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे हैं मेरे पास ऑप्शंस। तो अगर लेट से इसकी ओरिजिनल प्राइस है 20 रुपीज़, तो कोई शॉप अगर मुझे बोले कि इसके लिए हम आपसे 30 रुपीज़ चार्ज करेंगे, तो आई एम ऑलरेडी अवेयर कि ये 20 रुपीज़ की चीज़ आती है। ठीक है। तो जब हमारे पास एक प्रोडक्ट के काफ़ी सारे सप्लायर्स होते हैं तो हमको क्लियर आइडिया होता है कि वो चीज़ हमको कितनी एक्चुअल उसकी कॉस्ट है और कितना हमको पे करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, लेट्स से ये हाइलाइटर सिर्फ एक ही सप्लायर बनाता है, तो फिर तो उनकी मोनोपोली हो जाएगी इसमें, वो जो चाहे प्राइस चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। और हम उसमें आर्ग्यू भी नहीं कर पाएंगे कि ये आप हायर प्राइस तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि है क्या इसकी ओरिजिनल प्राइस। ठीक है। तो वैसे ही डिफेंस के केस में हो रहा था कि जो सप्लायर्स थे वो कुछ भी मतलब प्राइसेस चार्ज कर रहे थे, इसका कोई सर्टेन बेसिस नहीं था। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है नो कम्पिटिटिव मार्केट फॉर डिफेंस प्रोडक्ट, और देयरफॉर ये गवर्नमेंट को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी टू फाइंड आउट द राइट प्राइस। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी उस टाइम डिफेंस प्रोडक्ट की, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये कंसेप्ट प्लेस किया कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि पहले आप जितनी भी आपकी कॉस्ट लग रही है उसका प्रूफ आप सबमिट करो और उसमें सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप ले सकते हो। ठीक है। लेकिन ऐसे ही विदाउट एनी बेस आप कुछ भी प्राइजेस चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता था, जो भी सप्लायर्स होते थे उनको पहले अपनी कॉस्ट बतानी पड़ती थी कि एज ए प्रूफ ऑफ वर्क कितनी इतनी कॉस्ट हमारी इन्वॉल्व हुई है डिफेंस प्रोडक्ट को बनाने में, एंड देन आफ्टर उसके ऊपर वो एग्रीड प्रॉफिट रेट लेते थे। ठीक है। जो उस पार्टी और गवर्नमेंट के बीच में डिसाइड होती थी। ठीक है।
फिर आता है, अब यहाँ पे फिर उन्होंने दिया कि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट था। तो कॉस्ट अगर हमको रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए फिर हमको अकाउंटेंट्स की नीड हुई कि कोई तो होना चाहिए जो पहले इन चीज़ों को रिकॉर्ड करे, जिसके ऊपर हम प्रॉफिट का एक परसेंटेज लगा सके। तो सबसे पहले हमको कॉस्ट रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए कोई, ठीक है। तो यहाँ से कॉस्ट अकाउंटेंट्स की नीड बढ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो पहले क्या था, यहाँ पे इंडिया में तो कोई इंस्टीट्यूट था नहीं, तो जो भी अकाउंटेंट्स होते थे वो यहाँ से पढ़ते थे, ICMA लंदन, ठीक है। जैसे कि अभी हमारा ICAI इंस्टीट्यूट है, वैसे ही उस टाइम जब ये इंस्टीट्यूट नहीं था इंडिया में, तो यहाँ ICMA से लोग अकाउंटेंट्स पढ़ के आते थे, ठीक है। लेकिन इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई थी डिफेंस प्रोडक्ट्स के कारण और ये पास्ट जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड ऑल, तो अब कॉस्ट अकाउंटेंट्स की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये रिक्वायर्ड था कि हमारे इंडिया में भी एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो ये डिग्री दे सके, जो इसकी मतलब पढ़ाई करवा सके, ठीक है। तो इसकी नीड अराइज हुई। तो उसके बाद यहाँ मेंबर्स ऑफ डिफेंस जो थे उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि एक इंडियन इंस्टीट्यूट बनाने के लिए। तो अभी अगर आप नोटिस करें तो मोस्टली जो हेड क्वार्टर्स वगैरह होते हैं वो या तो दिल्ली, मतलब या तो दिल्ली या मुंबई में होते हैं, ठीक है, मोस्टली न्यू दिल्ली और समथिंग। लेकिन हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो अभी भी कोलकाता में है, ठीक है। अभी प्रेजेंटली तो कोलकाता में ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ का इनिशिएटिव जिन्होंने लिया था, ये ओरिजिन जहाँ से हुआ था, वो जो डिफेंस मेंबर थे वो कोलकाता से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इसीलिए इसका हेडक्वार्टर भी वहाँ पे ही है और उन्होंने मेन इनिशिएटिव लिया था, ठीक है। तो वहाँ से फिर ये कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट बनाने का स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। तो पहले तो जो फर्स्ट जब बना था ये इंस्टीट्यूट, तो वो एज ए रजिस्टर्ड लिमिटेड कंपनी बना था। ये कब बना था? 14 जून 1944, ठीक है। तो उस टाइम पे ये एज पर कंपनीज एक्ट 1913 ये एज ए रजिस्टर्ड लिमिटेड कंपनी बना हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद ये फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑन 28 मई 1959 ये एक्ट पास हुआ और उसके बाद इसे एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, ठीक है। फिर 28 में 1959 के बाद ये एक्ट इनेक्ट हुआ और उसके बाद कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया 1959 यहाँ से बना, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ये हुआ इस्टेब्लिश हमारा कोलकाता में, जैसा कि हमने देखा, ठीक है। ये कोलकाता में हुआ। फिर हुआ 2011 में जो हमारा पहले 1959 के टाइम पे जो नाम रखा गया था इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसे चेंज करके किया गया ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मेन रीज़न ये था कि जैसे कि आप अदर देखें, जैसे कि अगर आप पाकिस्तान का देखो तो वहाँ पे इस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, ICMA। तो इसीलिए यहाँ पे भी इंडिया में भी ये हमने इंस्टीट्यूट ने ये नाम गवर्नमेंट से कहा कि ये नाम चेंज करना है ICWAI से जो ICMAI करना है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन इसका नाम फिर ICAI किया गया ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है। और इसका मेन रीज़न वही था कि टू इनेबल द मेंबर्स वर्किंग अराउंड द ग्लोब बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉमन डेजिग्नेशन, ठीक है। आप यहाँ पे CMA है तो वहाँ पे भी अगर आप कभी जाते हैं या फिर वर्क के रीज़न से या फिर जो भी रीज़न से, तो सबको मतलब प्रॉपर रिकॉग्निशन होनी चाहिए। सारे जो इस प्रोफेशन के लोग हैं उनको एक ही नाम से जाना चाहिए, ये उनका मेन रीज़न था, ठीक है। तो ICWAI ने प्रपोज किया था नाम ICMAI, that is the name introduced by the ministry in the bill was the Institute of Cost and Management Accountants of India, लेकिन नाम इसका रखा गया ICAI और उसकी वजह से काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन इसमें रहता भी है क्योंकि वी ऑलरेडी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे दो जो प्रोफेशन है उनका एक ही नाम काइंड ऑफ हो गया तो थोड़ा ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ तक कि ये कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो ये इंस्टीट्यूट का बनना और कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप हुआ, ये इसकी फुल स्टोरी है। ठीक है। अभी आप लोग जो आपके मैट में कंटेंट दिया हुआ है, बेसिक आइडिया तो हमने कवर कर लिया। आप अब एक बार ये रीड आउट कर लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कौन सी चीज़ें कब कब हुई। और इसमें जो डेट्स वगैरह दिए हुए हैं वो आप थोड़ा सा नोट कर लो, MCQ में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अनदर टॉपिक्स, ठीक है। थैंक यू।